अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सब एडिटिंग एंड पेज डिज़ाइनिंग का एक टॉपिक है, ट्रांसलेशन, जिसे बेसिकली जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन बोलते हैं। अगर हम ट्रांसलेशन बोलेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि किस चीज़ की ट्रांसलेशन, तो इसलिए जो इसकी बेसिकली प्रॉपर टर्म होती है वो होती है जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन। जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन क्या होती है? जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूज़ आर्टिकल को, रिपोर्ट्स को या किसी भी जर्नलिस्टिक कंटेंट को, वो किसी किस्म का भी कंटेंट हो सकता है, उसमें आप उस कंटेंट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इसे बोलते हैं जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है, जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन में आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं बिल्कुल एक्यूरेटली। ना तो उस इंफॉर्मेशन की टोन चेंज हो, ना उसका स्टाइल चेंज हो, ना उसका कंटेक्स्ट चेंज हो। मिसाल के तौर पे बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कुछ जब आम इंसान जो ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होता तो वो ट्रांसलेशन कर रहा होता है ना, तो वो उसके कंटेक्चुअल जो होता है ना, उसका वो कंटेक्स्ट जो होता है ना, उसको टेक्सचर या कह सकते हैं या कंटेक्चुअल कह सकते हैं, उसको बिल्कुल ही चेंज कर देता है। मतलब कोई हमारे जैसा बंदा ट्रांसलेशन करेगा तो वो क्या करेगा कि वो उर्दू में एक बात और बताई जा रही है तो इंग्लिश में वो बिल्कुल ही और होगी, फ़ारसी में बिल्कुल ही और होगी, पश्तो में बिल्कुल ही और होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं जो जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन होती है उसमें क्या किया जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है बिल्कुल एक्यूरेटली, उसके टोन, उसके स्टाइल, उसके कंटेक्स्ट को चेंज किए बगैर, बिल्कुल ओरिजिनल पीस में। उसके बाद जर्नलिस्टिक ट्रांसलेटर होता है, उससे प्रोफिशेंट होना चाहिए, उससे सोर्स में भी प्रोफिशेंट होना चाहिए, उससे टारगेट लैंग्वेज में भी प्रोफिशेंट होना चाहिए। ये तो बात है बिल्कुल वाज़िह है कि जो जिससे आप लैंग्वेज में इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसमें आप बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए। जब तक आप दोनों लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं होंगे, ना तो उस लैंग्वेज के नॉन्सेस को समझ सकेंगे आप, ना उस लैंग्वेज के नॉन्सेस को समझ सकेंगे। इसलिए यहाँ कहा गया कि जर्नलिस्टिक ट्रांसलेटर को बिल्कुल प्रोफिशेंट होना चाहिए, उसे दोनों लैंग्वेज के कल्चर का पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आप किसी के कल्चर का ख्याल नहीं रख रहे, तो आप क्या करते हैं, एथिकल कंसिडरेशन में आ जाती है ये चीज़। तो इसलिए दोनों कल्चर के नॉन्सेस का पता होना चाहिए। उसके बाद दोनों लैंग्वेज में क्या क्या कन्वेंशंस हैं सबका अच्छी तरह पता होना चाहिए, उससे प्रोफिशेंट एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद इधर गोल बताए हुए हैं कि जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन के गोल क्या होते हैं। जो गोल होता है वो जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन का, वो ये इन शॉर्ट करना होता है कि जो ट्रांसलेशन है कंटेंट की, वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करे मैसेज उन ऑडियंस को जो ये वाली लैंग्वेज नहीं समझते। मतलब जिस लैंग्वेज में कंटेंट को पब्लिश किया गया, जो वो ये वाली लैंग्वेज नहीं समझते और उनकी कोई और लैंग्वेज है, ताकि सब लोग आसानी से अफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें और जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई है वो इजीली समझ सकें, और जो टारगेट ऑडियंस तक। और ट्रांसलेशन जो होती है वो जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड के को एडहेयर करते हुए की जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ 10 रीज़न्स बताई गई हैं कि जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे जो फर्स्ट रीज़न है वो है असेसिबल टू एवरीवन। अब हम देखें तो दिन ब दिन इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक बढ़ती जा रही है। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल्स, फ़ोन है, इंटरनेट है, सब कुछ है, तो इन्फॉर्मेशन जो है ना लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच रही है। लेकिन ये लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचना इम्पॉसिबल है अगर हम इसे डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करते, क्योंकि सबकी एक तो लैंग्वेज नहीं ना होती। अब पूरी दुनिया है तो बहुत सी लैंग्वेज रखने वाले लोग हैं। कुछ पश्तो बोलते हैं, कुछ फ़ारसी को समझते हैं, कुछ हिंदी को समझते हैं, कुछ पंजाबी, कुछ इंग्लिश, कुछ उर्दू, इस तरह से बहुत सी ज़ुबानें हैं। तो इस तरह से अगर हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट नहीं करेंगे अपनी डिफरेंट लैंग्वेज में, तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकती। तो ट्रांसलेशन इन शॉर्ट करती है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो सब तक पहुंचे, असेसिबल टू एवरीवन, कि उसका उनके लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के लिहाज से। तो क्या किया जाता है, अपने टारगेट ऑडियंस के लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड का ख्याल रखते हुए क्या किया जाता है, आपके जो कंटेंट होता है उसको ट्रांसलेट किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हर किसी के पास पहुँचे। उसके बाद जो सेकंड रीज़न है वो है डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। क्योंकि लोग जो होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, उनके जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के। तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जिसे वो समझ सकें। ठीक हो गया। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो दोनों की सेम लैंग्वेज होती है। अगर एक बंदे की डिफरेंट लैंग्वेज होगी और दूसरे की डिफरेंट लैंग्वेज होगी तो वो एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन क्या करती है, ट्रांसलेशन प्रोवाइड करती है कॉमन ग्राउंड
प्रोवाइड करती है, लोगों को अलाउ करती है कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से एक दूसरे के साथ अफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। ठीक हो गया। उसके बाद जो थर्ड रीज़न है वो है शेयर कल्चर विद अदर। ट्रांसलेशन क्या करती है? ट्रांसलेशन अलाउ करती है कि हम अपना कल्चर दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। मतलब हमने अपने कल्चर का बताया, अपनी ज़ुबान में बताया ना, लेकिन हम उसे ट्रांसलेशन कर रहे हैं दूसरे की ज़ुबान में, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने कल्चर को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? अपनी ट्रांसलेट करके अपने कल्चर प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? दूसरे की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हम अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उससे दूसरों से एक्सपीरियंस करवाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबलाइज वर्ल्ड। अगर हम आज के दौर की बात करें तो पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करना नहायत ही ज़रूरी हो गया। तो कम्युनिकेट करना पूरी दुनिया के साथ, उसके लिए हमारे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे पास वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? हम पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन ही हमें अलाउ करती है, हमें वे प्रोवाइड करती है, हमें ब्रिज प्रोवाइड करती है। ट्रांसलेशन एक ब्रिज है लैंग्वेज बैरियर में, कि हम पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकें, एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ कम्युनिकेट कर सकें। उसके बाद जो फिफ्थ रीज़न है वो है इम्पॉर्टेंट रोल इन बिज़नेस एंड इकोनॉमी। ट्रांसलेशन क्या करती है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिज़नेस और इकोनॉमी में। हम क्या करते हैं? हम डॉक्यूमेंट्स को, वेबसाइट को ट्रांसलेट करके एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं? दूसरे लोगों तक रसाई हासिल कर सकते हैं, अपने बिज़नेस की जो रीच है उसे बढ़ा सकते हैं। कंपनीज़ क्या करती हैं? वो वाइडर ऑडियंस तक रीच हासिल कर सकती है और अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सकती हैं ट्रांसलेशन के थ्रू वर्ल्ड वाइड। उसके बाद जो सिक्स्थ रीज़न है वो असेंशियल इन पॉलिटिक्स। ट्रांसलेशन जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली। अब्रॉड जो होते हैं, अब्रॉड के साथ जो हमारे ताल्लुकात होते हैं वो बेहतर होते हैं। एक पॉलिटिकल लीडर दूसरे लैंग्वेज रखने वाले पॉलिटिकल लीडर के साथ क्या कर सकता है? ईज़िली कम्युनिकेट कर सकता है। ट्रांसलेशन जो है ना वो कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाती है। जो कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बैरियर आते हैं उसको जो ट्रांसलेशन है वो रिमूव करती है, ब्रिज के तौर पे काम करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो आ जाता है वाइटल फॉर एजुकेशन। ये नज़र आ रहा है इसको कि ट्रांसलेशन तो बहुत ज़रूरी है एजुकेशन के लिए, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस और हर चीज़ ऑनलाइन सिखाई जा रही है। तो इसमें इसमें ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट और बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपको ऑनलाइन सिखाते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। आप उनकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, लेकिन वो आपको आपकी लैंग्वेज में समझाते हैं। तो इसलिए जो ट्रांसलेशन होती है वो एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टूडेंट टेक्स्ट बुक से लर्न करते हैं और दूसरे एजुकेशनल मटेरियल दूसरों अब्रॉड से एजुकेशनल मटेरियल से सीखते हैं अपनी ट्रांसलेट करके। उसके बाद वो डिफरेंट लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। ट्रांसलेशन इंश्योर करती है कि ये जो मटेरियल है वो असेसिबल हो तमाम स्टूडेंट्स तक जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड रखने वाले हैं। तो इसलिए एजुकेशन के लिए जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद 8 है इन्हेंस टूरिज़म एंड ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़। ट्रांसलेशन टूरिज़म को इन्हेंस करती है और ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ को भी इन्हेंस करती है। हम क्या करते हैं? हम साइंस और दूसरे मटेरियल्स को डिफरेंट लैंग्वेज में क्या करते हैं? ट्रांसलेट करके क्या करते हैं? अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसे इन्हेंस कर सकते हैं। टूरिस्ट होते हैं वो इजीली अपने वे को नेविगेट कर सकते हैं। कोई किसी नई जगह पे जाते हैं तो उन्हें साइन वगैरह नज़र आते हैं या वो उन्हें पढ़ नहीं सकते या कुछ ऐसा लिखा होता है कि उन्हें रास्ते का पता नहीं चलता। तो अगर वो ट्रांसलेशन हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है? उनका जो वे है, जो उनका जो ट्रैवल है वो ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है स्पोर्ट ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। ट्रांसलेशन क्या करती है? ट्रांसलेशन ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सपोर्ट करती है। बाय प्रोवाइडिंग असेस्ड इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट लैंग्वेज, ट्रांसलेशन श्योर दैट एवरीवन हैज़ द सेम अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। कि हम क्या ट्रांसलेशन करके डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंटेंट को हम इंश्योर करते हैं कि हर एक जो है वो सेम अपॉर्चुनिटी हासिल कर सके, हर एक को उसके सेम राइट मिल सके, हर एक अपनी डिफरेंट बैकग्राउंड के जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड रखने वाले लोग हैं वो सेम इन्फॉर्मेशन तक रसाई हासिल कर सकें या डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट जो 10th रीज़न है वो है पर्सनल कम्युनिकेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रांसलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन। ये तो वाकई में बहुत अहम चीज़ है कि पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी होती है। जब हम डिफरेंट कंट्री में ट्रैवल कर रहे होते हैं या हम किसी भी नए शहर में मूव कर जाते हैं तो हम उनकी लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज नहीं, उनकी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज ही कहते हैं उसे। जब हम किसी सिटी में जाते हैं तो उसकी जो लोकल लैंग्वेज होती है हम नहीं बोल सकते, तो ट्रांसलेशन हमें क्या करती है? हमें अलाउ करती है कि हम कम्युनिकेट कर सकें लोगों के साथ दूसरी
लैंग्वेज में, तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रेंड्स बना सकते हैं और अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। इसलिए पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थी 10th रीज़न कि वाई ट्रांसलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ट्रांसलेशन इन मैस मीडिया। सॉरी मैं स्लाइड नेक्स्ट करना भूल गई थी, लेकिन अब इधर वाइट में लिखा हुआ है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसलेशन इन मैस मीडिया। तो ट्रांसलेशन मैस मीडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब डिफरेंट लैंग्वेज में जब तक हमारे पास कंटेंट नहीं आ रहा, वो हम पूरी दुनिया तक रिसाई हासिल नहीं कर सकते, लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच सकती, क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। अब इंटरनेट पर सब कुछ हो रहा है, तो उसके लिए जो ट्रांसलेशन होती है बहुत ज़रूरी है। मैस मीडिया के थ्रू ही सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए ट्रांसलेशन मैस मीडिया में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम इंश्योर करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हर किसी तक पहुंच जाए, उसके जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड रखने वाले लोग हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन जो होती है वो हेल्प करती है कि अपने आइडियाज़ और अपने आइडियाज़ को शेयर करें, कम्युनिकेट करें अपने आइडियाज़ को इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ। उसके बाद ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जो ट्रांसलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है पहले की निस्बत। मतलब ट्रांसलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडे एरा। सो ये थे बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसलेशन मैस मीडिया में। उसके बाद आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड हाउ दे आर यूज्ड इन मैस कम्युनिकेशन। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स हैं ट्रांसलेशन की, जो जिसके अपने अपने यूनिक बेनिफिट हैं, ठीक है, और अपना अपना एक रिदम है कि वो किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। यहाँ पे ट्रांसलेशन की 3 टाइप्स का जिक्र किया गया है मैस मीडिया में और कम्युनिकेशन में। ठीक हो गया, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो है लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है? लिटरल ट्रांसलेशन में आप जिस टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपका जो मीनिंग है उस टेक्स्ट का वो बिल्कुल एज़ इट इज़ पहुँचे दूसरे बंदे तक। मतलब उसमें आपने बिल्कुल एज़ इट इज़ उस तरह ही ट्रांसलेट करना है जिस तरह उसका एक लैंग्वेज में जो मीनिंग है उसका दूसरी लैंग्वेज में भी वही मीनिंग है। बिल्कुल ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है जैसे वो थी, बिल्कुल एक्यूरेटली इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है ऑडियंस तक। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, उसका कंटेक्स्ट चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी टोन, उसका स्टाइल कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रांसलेशन है ये ज़्यादातर यूज़ होती है टेक्निकल और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स में, और ये इंश्योर करती है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे बंदे तक या ऑडियंस तक एक्यूरेटली पहुंच जाए। उसके बाद है फ्री ट्रांसलेशन। फ्री ट्रांसलेशन क्या होती है? ये भी एक ट्रांसलेशन की टाइप है जहाँ पे ट्रांसलेटर के पास ना फ्रीडम होती है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, वो सोर्स टेक्स्ट होता है ना उससे इंटरप्ट कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है, उसे अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत, मतलब उसकी टोन या स्टाइल को चेंज नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही उसके मीनिंग को चेंज करके रखते हैं या उसकी टोन को, उसके कंटेक्स्ट को चेंज करके रखते हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि थोड़ा सा उसका खुद इंटरप्ट कर सकता है। उसके बाद इतनी फ्रीडम होती है कि वो मीनिंग को इंटरप्ट कर सकते हैं अपने थोड़ा सा अपने स्टाइल में। ये जो ट्रांसलेशन होती है ना, ये लिटरली टेक्स्ट में यूज़ होती है। मतलब अदबी जो होता है ना, अदबी माहौल, उसमें अदबी बुक्स वगैरह उसमें जो है ना ये यूज़ होती है ज़्यादातर। और ये अलाउ करती है ट्रांसलेटर को कि ये ऑथर का जो इंटेंडेड मीनिंग है वो कन्वे करे। मतलब वो थोड़ी बहुत चेंजेस करके, थोड़ा बहुत अपना अंदर ओपिनियन या थोड़ा बहुत इंटरप्ट करके इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है, कन्वे कर सकता है इन्फॉर्मेशन को। लेकिन ओरिजिनल स्टाइल और टोन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसमें भी यही होता है। मतलब अब थोड़ी बहुत फ्रीडम होती है ट्रांसलेटर के पास, लेकिन उसकी टोन या उसका स्टाइल फिर भी चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद है एडाप्टेशन ट्रांसलेशन। एडाप्टेशन ट्रांसलेशन क्या है? ये भी ट्रांसलेशन की एक टाइप है जहाँ पे ट्रांसलेटर क्या करता है, सोर्स टेक्स्ट को एडाप्ट कर लेता है, ठीक है, ताकि वो टारगेट ऑडियंस तक बेहतर तरीके से पहुंचा सके। मतलब अब वो जिस तरह से सूटेबल लगता है कि टारगेट ऑडियंस तक इस तरह ज़्यादा अच्छे से पहुंचेगी, उस तरह से अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, उसे चेंज कर देता है। ये जो ट्रांसलेशन है, दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ्टन यूज फॉर फिल्म्स एंड टेलीविजन शोज़। ये फिल्म्स और टेलीविजन शो के लिए यूज़ होती है। जिस तरह आप किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या किसी टेलीविजन शो की या किसी ड्रामा की, तो ये उसमें यूज़ होती है। और ये ट्रांसलेशन को अलाउ करती है कि वो ये अपने डायलॉग चेंज कर सकता है जो ऑडियंस के लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो। मतलब ट्रांसलेटर ये समझ रहा है कि जो ये जिस लैंग्वेज में ये चीज़ बताई गई है ये ऑडियंस के लिए समझना मुश्किल है, तो वो क्या करता है, इसे अपने मुताबिक थोड़ा सा बदल लेता है ताकि जिस तरह वो समझता है कि ऑडियंस तक ज़्यादा ईजीली पहुँच जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है चैलेंजेस फॉर अ ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेशन के दौरान बहुत से चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। ट्रांसलेशन
नो डाउट के ट्रांसलेशन का मैस मीडिया में और कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन उसे कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है ट्रांसलेटर को, जिसमें एक मेन चैलेंज ये है कि एक्यूरेटली टारगेट ऑडियंस तक जो है ना कन्वे करना मीनिंग ऑफ टेक्स्ट ये मुश्किल होता है। मतलब आप एक ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, तो अब बिल्कुल उसी स्टाइल में, उसी टोन में, बिल्कुल उसी तरीके से ज़रा कन्वे करना ना इन्फॉर्मेशन को मुश्किल हो जाता है। जब ज़्यादातर जब लिटरल ट्रांसलेशन हो रही होती है, लिटरल ट्रांसलेशन में आप ज़रा भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये जब साइंटिफिक या टेक्निकल डॉक्यूमेंट को आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो ये ट्रांसलेटर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद जो दूसरा चैलेंज है ट्रांसलेटर फेस करता है, वो ये है कि बैलेंस को फाइंड करना बिटवीन लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन के। लिटरल और फ्री ट्रांसलेशन के लिए बैलेंस को फाइंड करना भी एक चैलेंज है, क्योंकि ये बाज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर वो जब बहुत ज़्यादा फ्रीडम आ जाए तो इनएक्यूरेसी का बायस भी बन सकता है। मतलब वो ज़्यादा फ्रीडम समझ लेता है तो अपनी ज़्यादा इंटरप्रिटेशन को अंदर ऐड कर देता है, जिससे क्या होता है इनएक्यूरेसी हो जाती है, ट्रांसलेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। जिससे लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसमें मीनिंग बिल्कुल और होता है, लेकिन आपकी ट्रांसलेशन में मीनिंग बिल्कुल और हो जाता है। लेकिन लिटरलिज्म कैन मेक द टेक्स्ट साउंड स्टील्ड एंड अननेचुरल। कि उसने कहा कि जो लिटरलिज्म मतलब जब लिटरल ट्रांसलेशन यूज़ होते हैं तो बाज़ का ऐसा होता है कि जो टेक्स्ट की साउंड होती है वो अननेचुरल सी लगने लग जाती है। ठीक है, मतलब हम गूगल ट्रांसलेट करें ना अक्सर उर्दू से इंग्लिश में, तो वो इतनी मुश्किल वर्डिंग देता है ना कि वो अजीब सा पढ़ने में बदमज़ा सी लगती है और अजीब सी लगती है। ऐसे लगता है कि जैसे इंग्लिश तो बिल्कुल कुछ और थी और उर्दू बिल्कुल कुछ और थी। उसके बाद जो थर्ड चैलेंज है वो फेस करता है ट्रांसलेशन अडाप्टिंग द सोर्स टेक्स्ट। ठीक है, जब उसे अडाप्ट करता है तो बाज़ का ऐसा होता है कि ज़्यादा ही अडाप्ट कर जाता है कि मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जब टारगेट ऑडियंस के लिए अडाप्टिंग की जाती है कि समझता है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से पहुंच जाएगी, तो ये भी एक बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अडाप्ट करने के लिए दोनों कल्चर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। पीछे 3 चैलेंजेस का ज़िक्र किया जो 3 टाइप्स के लिहाज से थे, मतलब लिटरल, फ्री और एडाप्टेशन। इन तीनों टाइप्स के लिहाज से 3 चैलेंजेस थे। नेक्स्ट मज़ीद चैलेंजेस हैं जो एज अ जर्नलिस्ट फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अब मैस मीडिया में और कम्युनिकेशन में बात करें तो मज़ीद चैलेंजेस जो एज अ जर्नलिस्ट फेस करने पड़ते हैं, उसमें सबसे पहले है रिस्पेक्ट फॉर एडिटोरियल कंस्ट्रेंट। मतलब आपको अपने एडिटोरियल कंस्ट्रेंट मतलब होता है काबू पाना, कि आपका जो एडिटोरियल है, आपका जो न्यूज़पेपर है, आपकी जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं बिल्कुल आपके न्यूज़पेपर के टोन के मुताबिक होने चाहिए। आपका न्यूज़पेपर आपको किस चीज़ की इजाज़त देता है, आपके न्यूज़पेपर की क्या पॉलिसीज़ हैं, आपके न्यूज़पेपर की क्या टोन है, आपका न्यूज़पेपर किस स्टाइल में है, तो उस स्टाइल में बिल्कुल आपकी जो ट्रांसलेशन है बिल्कुल उसी स्टाइल में आपके न्यूज़पेपर के पॉलिसीज़ और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिल्कुल मुताबिक होने चाहिए। क्योंकि वो एज ए जर्नलिस्ट उससे ये कहा जाता है कि आपका जो फाइनल कंटेंट है वो न्यूज़पेपर की टोन में होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा चैलेंज फेस करना पड़ता है वो है रिस्पेक्ट फॉर जर्नलिस्टिक कोड। अब ट्रांसलेशन करने के लिए, जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन के लिए एक शार्प राइटिंग स्किल वाला ट्रांसलेटर चाहिए हमें। मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई आम बंदा जो है ना वो ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। हम करेंगे टूटी फूटी ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन एक जो एक्सपर्ट बंदा है वो बिल्कुल बेहतरीन ट्रांसलेशन वही कर सकेगा। तो जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट भी होती है, डिफरेंट भी होती है, तो उसके लिए एक शार्प राइटिंग स्किल रखने वाले ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप कोई प्रेस आर्टिकल लिखते हैं, कोई फीचर लिखते हैं, कोई न्यूज़पेपर की स्टोरी या फिर कॉलम, कुछ भी अदाड़िया कुछ भी लिखते हैं ना, तो आपको क्या करना होता है, रीडर की अटेंशन को कैप्चर करने के लिए एक सोर्स के लास्ट तक सस्पेंस रखना होता है। तो जर्नलिस्टिक स्टाइल जो होता है ना वो डायनामिक होता है, रिदमिक होता है, कैची होता है, और क्या होता है दूसरों के पढ़ने के लिए आसान होता है, इजी टू रीड होता है। तो एक जर्नलिस्टिक कंटेंट में ये सारी चीज़ें होना लाजमी है, डायनामिक, रिदमिक, कैची और इजी टू रीड। ठीक हो गया। तो जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन में क्या होता है, एक्यूरेसी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो ये क्या है, जर्नलिस्टिक कोड है। जर्नलिस्टिक कोड को फॉलो करते हुए आपकी क्या करनी होती है, ट्रांसलेशन करनी होती है। जर्नलिस्टिक कोड कौन सा है, डायनामिक, रिदमिक, कैची, इजी टू रीड, उसके बाद एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी। इन चीज़ों का आपकी ट्रांसलेशन में होना मस्ट है। तो इससे कहते हैं जर्नलिस्टिक कोड। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसलेशन विद रिस्पेक्ट टू लोकल कल्चर। जर्नलिस्टिक कंटेंट में जो होती है ना,
कल्चर डायमेंशंस होती हैं। कल्चर डायमेंशन तो वैसे हर ट्रांसलेशन में बहुत ज़रूरी होती हैं कि दूसरे के कल्चर का ख्याल रखा जाए, जिसमें आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जिससे ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो कल्चर डायमेंशंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो जर्नलिस्टिक राइटिंग में क्या होता है कि वो यूज़ करता है इडियम्स का, वर्ड प्ले, मेटाफोर्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, सरप्राइज इफ़ेक्ट्स, एल्यूजन वगैरह का इस्तेमाल करता है। मतलब डिफरेंट टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए जर्नलिस्ट तो हमेशा वर्ड ऑफ प्ले करता है, मतलब वो लफ्ज़ों के साथ खेलता है। कभी भी ये नहीं जो कहा जाता है कि ये न्यूज़ नहीं होती कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया, बल्कि ये न्यूज़ होती है कि इंसान ने कुत्ते को काट लिया, तो ये न्यूज़ होती है। तो ये वर्ड ऑफ प्ले होता है। उसके बाद मेटाफर का इस्तेमाल करता है डिफरेंट, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, सरप्राइज इफेक्ट, एल्यूजन वगैरह, मतलब थोड़ी सी वो कहते हैं ना क्या कहते हैं उसे, फिक्शन का थोड़ा इस्तेमाल करता है जर्नलिस्ट। तो उससे क्या करना होता है, उसे अपने कल्चर के लिहाज से, अपने लोकल कल्चर के लिहाज से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है कि वो कुछ ऐसा ना कर दे, कुछ ऐसे वर्ड ना इस्तेमाल कर दे जो उसके कल्चर के ख़िलाफ़ हों, या एथिक्स के या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ख़िलाफ़ हों। उसके बाद एक और मेजर चैलेंजेस है ट्रांसलेटर के लिए, वो ये है कि उसे बहुत क्रिएटिव होना चाहिए। जब वो ट्रांसलेट करे तो उसे ओरिजिनल इंटेंशन और कल्चर डायमेंशन का ख्याल रखना है। ट्रांसलेशन मस्ट डिलीवर अ परफेक्टली इंटेलिजिबल टेक्स्ट विच विल नॉट कन्फ्यूज़ द रीडर और जनरेट मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब वो कह रहा है कि जो जिस चीज़ को ट्रांसलेट किया जा रहा है कि वो उसे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन ना दे। कि आप अब एक बंदा एक लैंग्वेज नहीं जानता तो आपने उसको ट्रांसलेट किया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे बिल्कुल उसके उल्ट ट्रांसलेट कर दें या कोई गलत चीज़ बयान कर दें जिसके थ्रू जो है ना लोगों में मिस इंटरप्रिटेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है ट्रांसलेशन में। ठीक हो गया। तो ये था जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन हमारा आज का टॉपिक। इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लास्ट में शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।